साल था 1576। मेवाड़ के हल्दी घाटी में एक ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ था जिसे आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाना था। आमने सामने थे हिंदुस्तान के दो सबसे महान योद्धा, एक तरफ सम्राट जलालुद्दीन अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, ये कोई बराबरी की टक्कर तो थी ही नहीं। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास थे सिर्फ 20,000 सैनिक और हथियार के नाम पर तलवारें और भाले, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर की 80,000 की विशाल सेना, जो उस जमाने के हिसाब से एकदम मॉडर्न हथियारों जैसे कि बंदूकें और तोपों से लैस थी। और हाँ, हाथी भी 3 गुना ज्यादा। मतलब कागज पर देखें तो नतीजा पहले से ही साफ लगता है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर जीता कौन? अब जो जवाब सामने आएगा वो शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि जो हम और आप इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं, शायद पूरी कहानी वो है ही नहीं। इस लड़ाई की असली अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर के हिंदुस्तान को देखना होगा। और उस कहानी का हीरो था मेवाड़, जो मुगल सल्तनत के सामने अकेले किसी किले की तरह डटा हुआ था। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, ज्यादातर हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का हरा परचम लहरा रहा था, लेकिन इस हरे समंदर के बीच एक छोटा सा केसरिया द्वीप था जो अपनी आन बान और शान के साथ खड़ा था, और वो था मेवाड़। ये अकबर के अखंड भारत के सपने के सामने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी। तो मेवाड़ इतना जरूरी क्यों था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दिल्ली गुजरात के बेहद अहम ट्रेड रूट पर था। मुगलों का सारा व्यापार गुजरात के बंदरगाहों से होता था और इसके लिए उन्हें मेवाड़ से गुजरना पड़ता था, और मेवाड़ उन पर भारी टैक्स लगाता था। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के सामने आज़ादी का, संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक था। अकबर ने जंग से पहले कूटनीति से भी काम लेने की पूरी कोशिश की। कहा तो ये भी जाता है कि उसने प्रताप को एक ऐसा ऑफर दिया था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने कहा, मुझे मेवाड़ दे दो और मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुगल झंडे के नीचे शासन करना होगा। प्रताप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब युद्ध तो होना ही था। और यहीं से शुरू होता है महाराणा प्रताप का वो शानदार मिलिट्री मास्टर प्लान, जिसकी तैयारी लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही कर ली गई थी। प्रताप की रणनीति के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, लड़ाई के लिए सही जगह चुनना। दूसरा, दुश्मन की टेक्नोलॉजी को बेकार कर देना। और तीसरा, वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर गठबंधन बनाना। मतलब प्लान सीधा था, मुगलों की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। रणनीति का पहला कदम था सही ज्योग्राफी का इस्तेमाल। प्रताप ने जंग के लिए चुना हल्दी घाटी का संकरा दर्रा। उनका प्लान था अकबर की 80,000 की भारी भरकम सेना को इसी तंग रास्ते से गुजरने पर मजबूर करना, जहां उनकी बड़ी तादाद का कोई फायदा ही न रह जाए। एक बार में जितने सैनिक प्रताप के लड़ेंगे, उतने ही अकबर के। और इसी एक चाल ने मुगलों के सबसे बड़े हथियार को, उनके एक्स फैक्टर को ही खेल से बाहर कर दिया। चित्तौड़ में उनकी तोपों ने जो कहर बरपाया था, वो यहाँ काम नहीं आ सकती थी। हल्दी घाटी का दर्रा इतना संकरा था कि वो अपनी भारी तोपें अंदर ला ही नहीं पाए, और अचानक मुगलों का सबसे बड़ा एडवांटेज जीरो हो गया। लेकिन प्रताप के पास एक और तुरुप का इक्का था, भील जनजाति। ये वो स्थानीय योद्धा थे जो जमीन को, उन पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। ये कमाल के तीरंदाज और गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर थे। इन्होंने स्काउट्स बनकर पहाड़ियों के ऊपर से मुगल सेना पर ऐसे तीरों की बारिश की कि दुश्मन में अफरा तफरी मच गई। अब आते हैं लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर, उसके क्लाइमैक्स पर। और यहीं पर हमें जीत की जो पारंपरिक परिभाषा है, उसको चुनौती देनी होगी कि भाई असल में जीत होती क्या है। लड़ाई अपने चरम पर थी। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के सेनापति मान सिंह पर हमला करते हैं। चेतक अपने पैर हाथी के सिर पर टिका देता है, लेकिन हाथी के सूंड में बंधी तलवार से उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद वो वफादार घोड़ा लहूलुहान हालत में प्रताप को 5 किलोमीटर दूर सुरक्षित ले जाता है, और आखिर में दम तोड़ने से ठीक पहले एक खाई के ऊपर से 27 फुट की वो ऐतिहासिक छलांग लगाता है। तो ज्यादातर इतिहास हमें क्या बताता है? यही कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से चले गए, जिसका मतलब निकाला गया कि वो हार गए। लेकिन क्या यही पूरा सच है? चलिए एक पल के लिए जीत को,
एक अलग नजरिए से देखते हैं। इस संदर्भ में जीत का मतलब क्या ये हो सकता है कि राजा को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि दुश्मन को उसके असली मकसद यानी आपके राज्य पर कब्जा करने से रोक देना ही असली जीत है? तो लड़ाई के बाद असल में हुआ क्या? प्रताप ने जंगलों में अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया। मुगल सेना कभी भी मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाई। आखिरकार अकबर ने ये पूरा अभियान ही छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, मेवाड़ अगले 20 सालों तक प्रताप के शासन में एक आज़ाद राज्य बना रहा। तो अगर अकबर का मकसद मेवाड़ जीतना था और वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो फिर असल में जीता कौन? और ये किस्सा हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर हमारा इतिहास लिखता कौन है? इसका एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान की स्कूल की किताबों में मिलता है। जैसे जैसे सरकारें बदलती गई, महाराणा प्रताप की कहानी भी बदलती गई। एक सरकार के दौर में किताबों में लिखा गया कि वो एक महान विजेता थे जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। तो दूसरी सरकार आई और किताबों में लिख दिया गया कि उन्होंने हिम्मत खो दी थी और वो मैदान से भाग गए थे। बात बिल्कुल साफ है, और ये एक कड़वी सच्चाई भी है कि हमारे देश में इतिहास अक्सर इतिहासकार नहीं बल्कि राजनेता लिखते हैं। एक ही घटना, एक ही नायक, लेकिन कहानी सत्ता के बदलने के साथ बदल जाती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की ऐसी और कौन-कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हमें एक नई नज़र से देखने की, उनके सच को फिर से टटोलने की ज़रूरत है।